हेलो। सबको साउंड जा रहा है सही से? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। चलिए, आप में से कोई पिछले क्लास का बताइए, पिछले क्लास में क्या हुआ था कंपनी लॉ में। गुरमीत, मोनिका, अनमोल, कोई भी? सर। हम्म, सर आपने बताइए। बताया था। सर आपने नहीं, बताया केवल था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एंड की मैनेजरियल पर्सनल बताया था। जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर वाला जो पार्ट हुआ था उसमें क्या क्या हुआ वो बता। सर आपने बताया था कि मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर कितने होने चाहिए, मतलब जैसे प्राइवेट कंपनी में आपको होने चाहिए 2 होने चाहिए, और पब्लिक कंपनी में 3 होने चाहिए, और 1 पर्सन कंपनी सोल प्रोप्राइटरशिप में 1 होना चाहिए। और आपने बताया था कि मैक्सिमम जो हो सकते हैं, मतलब वो 15 डायरेक्टर हो सकते हैं। लेकिन अगर कोई गवर्नमेंट कंपनी है ना, या फिर एनजीओ वाली कंपनी होती है जो सोशल, मतलब नॉन प्रॉफिट एंड नो लॉस पे काम करती हैं, उसमें स्पेशल प्रोविजन के साथ 30 हो सकते हैं। चलिए, बहुत ये अच्छा। बताया था आपने। और वुमेन डायरेक्टर की कंडीशन बताई थी आपने कि अगर उसकी वुमेन डायरेक्टर किन कंपनियों में कंपलसरी है। अगर आपकी सेल 300, मतलब आपकी सेल जो है वो 300 करोड़ तक है, मतलब तो आपको एक महिला डायरेक्टर आपको रखनी ही पड़ेगी। और आपकी पेड पेड अप कैपिटल 100 करोड़ तक है ना। और वो लिस्टेड कंपनी है। ये सब आपने बताया। और आपने बताया था कि डायरेक्टर कैसे अपॉइंट होता है ना, उसकी क्या क्वालिफिकेशन है, उस पर क्या होता है, वो डीआई नंबर होना चाहिए उसके लिए। ये सब चीज बताया। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा बताइए। मोनिका, आप बताओ, शेयर होल्डर्स और डायरेक्टर्स में क्या डिफरेंस है? दोनों डिफरेंस कैसे है? मोनू, आप बताओ। सब बता रही हो क्या? बताओ आप। यस सर, बोले। बोलो सर। हाँ, मोनू, क्वेश्चन ये है कि शेयर होल्डर्स क्या होते हैं और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है वो क्या होते हैं, दोनों में क्या डिफरेंस है? शेयर होल्डर जो सर, जो पैसा तो जो बिजनेस में लगाता है सर, वो शेयर होल्डर हो गया सर। और सर डायरेक्टर जो सर बिजनेस को सर चलाता है सर, कैसे कितना मतलब कैसे चलाना है, कैसे प्रॉफिट होगा, ठीक है सर। रेसिडेंट डायरेक्टर क्या होते हैं? किसी पूछ रहे हैं सर? हम बोले सर। हाँ हाँ, मोनू, आप ही बताओ। रेसिडेंट डायरेक्टर। उसकी जेन डायरेक्टर सर जब पूरे देश एक साल में सर 182 दिन सर रह चुके हैं सर प्रेसिडेंट। अगला क्वेश्चन आपसे है मोनू। किसी कंपनी में या किसी कंपनी में वुमेन डायरेक्टर मिनिमम वन होनी चाहिए, क्या कंडीशन है सर इसको सर वुमेन डायरेक्टर का? लिस्टेड ह्यूमन डायरेक्टर कंडीशन सर 3 है सर। लिस्टेड कंपनी होना चाहिए सर। हेड ऑफ कैपिटल सर 100 करोड़ होनी चाहिए सर। और सर ये टर्न ओवर सर 300 करोड़ होना चाहिए सर। आवाज नहीं आ रहा है सर।
मोनू एक बार फिर से बोलिए, साउंड नहीं आया आपका। सर वुमेन डायरेक्टर में सर, सर इसका पहला कंडीशन है सर, लिस्टेड कंपनी होना चाहिए सर। पेड पेड कैपिटल सर 100 करोड़ होना चाहिए। और टर्न ओवर सर 300 करोड़ होना चाहिए सर। चलिए, बहुत अच्छा। आवाज में आवाज में ना सर। हाँ, आ जाए। चलिए, अनमोल आप बताइए, किसी कंपनी में 12 डायरेक्टर्स है, उसमें से इंडिपेंडेंट कितना होगा? या आप में से किसी को पता है तो बताइए। फिर से क्वेश्चन बोलिएगा सर। किसी कंपनी में नंबर ऑफ डायरेक्टर्स 12 है, ठीक है, तो उस कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कितना होंगे? ये भी कंडीशन आपको बताया गया था, क्वेश्चन भी बताया गया था। जितना डायरेक्टर्स होता है उसका 1/3 होता है, जैसे मैंने उस दिन बताया था आपको। 1/3 उसको आप कैलकुलेशन करेंगे, 12 का 1/3, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स 4 हो जाएगी। रेसिडेंट का, क्या आप में से कोई बता सकते हो? अरे मोनू, आपने भी बताया क्या रेसिडेंट का? ये सर बताया था सर। एक बार फिर से बताइए तो, उज्ज्वल का इशू है। रेसिडेंट डायरेक्टर सर सर पूरे साल सर, एक साल सर, जिसमें सर 182 दिन सर रहना चाहिए सर। यही सब पता है सर, थोड़ा सा हमको भी मिस्टेक है। हाँ, लगभग सही है। हाँ, बता रहे हैं। गुरमीत आप बताओ तो, रेसिडेंट डायरेक्टर्स क्या होते हैं? तो बस सर, रेजिडेंस होने के लिए, डायरेक्टर रेजिडेंस होने के लिए आपको 182 दिन प्रीवियस ईयर में आपको कंप्लीट करने पड़ेंगे। अगर वो नहीं करते हो तो या फिर प्रीवियस ईयर में 60 दिन पूरे करो, और उससे पहले रिलेवेंट फॉर उसमें 365 दिन पूरा करने पड़ेंगे। तो जब आप रेजिडेंट डायरेक्टर कहलाएंगे, मतलब बन जाएंगे। देखो उज्ज्वल, बिल्कुल सही है। आपको ये पता होना चाहिए कि कोई रेसिडेंट कब होता है। रेसिडेंटल स्टेटस आप जब पढ़े होंगे तो वहां पे बताया गया होगा कि रेसिडेंट का क्या कंडीशन होता है। तो किसी भी कंपनी में कम से कम एक रेसिडेंट डायरेक्टर होनी चाहिए। रेसिडेंट का कंडीशन क्या है कि वो प्रीवियस ईयर में, पिछले साल वो इंडिया में 182 दिन इंडिया में स्टे किया हो या उससे ज्यादा। और सेकेंड क्या है, मान लीजिए वो पिछले साल 60 दिन इंडिया में हो, उसके पिछले 4 सालों में वो 365 दिन इंडिया में होगा। ये यदि दोनों इसमें से कोई ये कंडीशन फुलफिल हो गई तो वो रेसिडेंट माना जाएगा। ठीक है। आई बात समझ में? सर वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बताया था सर, वही तो बता दिए। देखिए, इंडिपेंडेंट जो डायरेक्टर्स होते हैं वो कंपनी के एम्प्लॉय नहीं होते हैं, फर्स्ट ये है। और जितने भी कंपनी में डायरेक्टर्स होंगे उसका 1/3 इंडिपेंडेंट होंगे। यदि किसी कंपनी में मैंने एग्जांपल बताया, किसी कंपनी में 12 डायरेक्टर्स है तो उसका 1/3 कितना हो गया? 4। तो नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स 4 हो जाएंगे, ठीक है। प्रीवियस ईयर में वो रेसिडेंट बना। चलो,
एक और क्वेश्चन है। आपको ये बताया गया था कि पब्लिक कंपनी या प्राइवेट कंपनी या ओपीसी में नंबर ऑफ डायरेक्टर्स कितने होंगे, मिनिमम कितना होना चाहिए और मैक्सिमम कितना होना चाहिए, ये कंडीशन मोहम्मद जिहान आप बता सकते हैं। पब्लिक कंपनी में मिनिमम कितनी होनी चाहिए? एक। मिनिमम कितना होगा? 2 होगा सर। 2 होगा। चलिए, अब प्राइवेट कंपनी में मिनिमम? नहीं सर, मिनिमम पब्लिक में पब्लिक में 3 3 होगा होगा सर, ना, प्राइवेट में 2 होगा सर। पब्लिक में 3 और उल्टा प्राइवेट में 2 होगा सर। 1% कंपनी में 1 होगा सर। ओपीसी में 1 सर, 1। 1 1। ये कंडीशन याद होनी चाहिए। यस सर। जामिल कल रहेंगे आपके पास ही, आपके सेंटर पे ही रहेंगे। तो प्राइवेट में मिनिमम 2 होनी चाहिए, ओपीसी में 1% कंपनी में मिनिमम 1 होनी चाहिए और पब्लिक कंपनी में मिनिमम 3 होनी चाहिए। चलिए, एक और कंडीशन मैंने बताया था, ये कंडीशन कंडीशन थोड़ा ध्यान से सुनना आप लोग। मैंने ये बताया था कि किसी कंपनी में प्राइवेट हो या पब्लिक हो मैक्सिमम 15 नंबर्स ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, लेकिन एक स्पेशल रिजोल्यूशन पास करके उसको इंक्रीज किया जा सकता है। लेकिन 2 टाइप के ऐसे कंपनी है जिसमें नंबर ऑफ डायरेक्टर्स को इंक्रीज नहीं कर सकते हैं। वो कौन सी 2 टाइप की कंपनी है? द प्राइवेट कंपनी। एक और बताइए। प्राइवेट, चलिए ठीक है। ऐसी कौन सी कंपनी की टाइप्स है जिनमें नंबर ऑफ डायरेक्टर्स को 15 से एक्सीड नहीं की जा सकती है बाय स्पेशल रिजोल्यूशन पास करके? गवर्नमेंट कंपनी हाँ, एक ठीक है। सेक्शन 8 गवर्नमेंट कंपनी। मनु, आपने कुछ बोला क्या अभी? उज्जवल लगभग सही है, उज्जवल आपका। कौन सी ऐसी कंपनी होगी? सेक्शन 8 कंपनी। हाँ, बहुत अच्छा। एक आपका सेक्शन 8 कंपनी हो जाएगा। सेक्शन 8 कंपनी में एनजीओ टाइप की कंपनी, चैरिटेबल कंपनी। सोशल। सर उसमें तो बढ़ाई जा हाँ, सकती है। नहीं नहीं बढ़ाई जा सकती है सेक्शन 8 वाली कंपनी। नहीं बढ़ाई जाएगी। नहीं नहीं बढ़ाई जाएगी। और दूसरा क्या है? गवर्नमेंट कंपनी। जो गवर्नमेंट कंपनी होती है उसमें भी मैक्सिमम कितना होगा? 15 ही होगा, उससे ज्यादा आप एक्सीड नहीं कर सकते हैं। तो फिर सर आई बढ़ाई बात किसमें जा सुन, सकती पब्लिक है? कंपनी में, पब्लिक कंपनी में बढ़ा सकते हैं। चलिए, एक और क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन ये है, किसी कंपनी में किसी पर्सन को डायरेक्टर होने के लिए क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, क्या क्या उसके पास होनी चाहिए, और कब वो ज्वाइन कर सकता है, कब वो अपॉइंटमेंट हो सकता है उसका किसी कंपनी में? सर लगभग सही। हाँ, ठीक ठीक है, लगभग सही है। अनमोल आप बताओ, अनमोल, जामिल, गुरमीत, सर उसके बाद मोनू, डीआई आप नंबर होना चाहिए। DI नंबर सर, उसके बाद DI नंबर हाँ, होना चाहिए। फर्स्ट डीआईएन नंबर होना चाहिए। डीआईएन का फुल फॉर्म क्या होगा, फुल नेम? डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन ऑफ नंबर। डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन सर।
हाँ, आइडेंटिफिकेशन नंबर, ठीक है। नंबर। हाँ, और कब वो ज्वाइन कर सकता है, कौन से ऐसे मीटिंग का नाम क्या है? एनुअल जनरल मीटिंग। सर एनुअल मीटिंग, सर एनुअल जनरल एनुअल मीटिंग। जनरल मीटिंग में स्पेशल जो मतलब उसमें वोटिंग होगी, यस और सर। फिर जब वो डायरेक्टर अपॉइंट होगा, और 1 महीने के अंदर अंदर उसको ज्वाइन करना पड़ेगा। 1 मंथ का टाइम होता है। 15 दिन, 15 दिन पहले। कभी भी कोई भी डायरेक्टर कब ज्वाइन हो सकता है? एनुअल जनरल मीटिंग होता है, जिसे शॉर्ट में एजीएम बोला जाता है। हर कंपनी का एक एजीएम होता है। हाँ, कब एक होगा? वो गंगम कब होगा? कब? मिनिमम किस होनी चाहिए? हाँ, क्या उज्जवल क्या बोले, चैट बॉक्स में डाल दीजिए। वो गंगम कब होगा? जब फाइनेंशियल ईयर एंड हो जाती है, उसके बाद एनुअल जनरल मीटिंग होती है। उसका कुछ टाइमिंग फिक्स की जाती है, लेकिन आफ्टर एंड ऑफ द लास्ट, फाइनेंशियल ईयर एनुअल जनरल मीटिंग होती है, जिसमें कंपनी के यस सर, फुल लास्ट। डिटेल को इंफॉर्मेशन दी जाती है। कंपनी ने कितना प्रॉफिट कमाया, कितना लॉस है, कंपनी का फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, कंपनी कहाँ कहाँ सेल कर रही है, ये सब डाटा उसमें मेंशन होती है। आपको मैं एक कंपनी का एनुअल रिपोर्ट दिखा देता हूँ, ताकि सही से समझ में आ जाएगा कि एनुअल जनरल मीटिंग में क्या क्या दिखाया जाता है, क्या क्या होता है। एनुअल रिपोर्ट रिलायंस। दो हजार तेईस चौबीस का भी नहीं, 22-23 का देख। देख, ये दिख रहा है आपको? किसी कंपनी का, जैसे जो भी पब्लिक कंपनी होती है, वो लोग अपना एनुअल रिपोर्ट इशू करते हैं अपने शेयर होल्डर को, ताकि उनको पता चल सके कि बिजनेस में क्या क्या भी हो रहा है। देखिए, यहाँ पे देखिए, सबसे पहले बिजनेस का वो कुछ मेंशन है ना, क्या क्या है उसका रिकॉर्ड्स, क्या उसकी मार्केट वैल्यू, क्या रेवेन्यू, क्या है नेट, क्या है, ये सब कुछ डिटेल्स यहाँ पे है। इनका माइक अनम्यूट हो गया है, म्यूट कीजिए अपने आप को। गुरमीत, यहाँ पे देखिए आप, ये एनुअल जनरल रिपोर्ट है। यहाँ पे आप आगे देखेंगे बहुत कुछ इसमें इंफॉर्मेशन दिखा है। तो जब आप मीटिंग में ज्वाइन होंगे, जैसे जो एनुअल जनरल मीटिंग होता है, एजीएम होता है, उसमें जब ज्वाइन होते हैं तो आपको इस टाइप का डॉक्यूमेंट आपको दिया जाएगा, और आप उसमें देख सकते हैं कि क्या क्या बिजनेस का पोजीशन है, क्या चल रही है, बिजनेस का क्या प्रॉफिट है, क्या लॉस है, बिजनेस कहाँ कहाँ काम कर रही है, बिजनेस का कौन सा सोशल एक्टिविटी है, वो सब यहाँ पे देखने को मिलेगा। कौन कौन से डायरेक्टर्स है। बहुत से इंफॉर्मेशन होता है। तो आपको जब क्लास एंड हो जाएगी तो आप खुद से भी देख सकते हैं। एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ रिलायंस डालेंगे तो वो सब आ जाएगी इंफॉर्मेशन। मैनेजमेंट डिसीजन और एनालिसिस देखिए, यहाँ कौन कौन से पर्सन सीईओ है, कौन सा सीएफओ है, कंपनी का सेक्रेटरी कौन है, हर एक डिटेल्स यहाँ पे
मेंशन होता है एजीएम में। आई बात बात समझ में आ रही है ना, एजीएम में किस टाइप का रिपोर्ट होता है। यस सर। मैं इसका बैलेंस शीट दिखा दूं। सर मीटिंग में कौन कौन शामिल हो सकता है? जितने भी शेयर होल्डर्स है, ये जनरली ऑनलाइन होता है, ऑनलाइन भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। मीटिंग होती है ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों होती है। ये उसका नीचे होगा काफी बैलेंस शीट। ये सब बहुत सा इंफॉर्मेशन होगा, आप सही से देखेंगे तो बहुत चीज देखने को मिलेगा इसमें, फुल डिटेल हो। तो ये एनुअल जनरल मीटिंग होती है, तो उसी समय कोई भी डायरेक्टर्स है उसको ज्वाइन करवाई जाती है या उनको अपॉइंटमेंट की जाती है कि आप एज ए डायरेक्टर्स यहाँ पे ज्वाइन होंगे। जैसे ही उनको कंफर्मेशन मिल जाती है, वो 1 मंथ के अंदर में आरओसी को बताते हैं कि मैंने इस कंपनी में एज ए डायरेक्टर ज्वाइन किया है। वो बतानी होती है उनको। ठीक, हम यहाँ पे आ जाए। ये नंबर सबको समझ में आया? मिनिमम नंबर कितना हो सकता है, मैक्सिमम कितना हो सकता है? यहाँ पे यस मैंने सर। आपसे जो क्वेश्चन पूछा था वो यही है कि गवर्नमेंट कंपनी और सेक्शन 8 कंपनी में आप 15 से ज्यादा नंबर ऑफ डायरेक्टर्स को इंक्रीज नहीं कर सकते हैं। रेसिडेंटल डायरेक्टर के केस में क्या है कि वो 182 दिन से कम इंडिया में नहीं रहा हो, मतलब उससे ज्यादा हो, कम से कम 182 से ज्यादा हो, तो वो रेसिडेंट माना जाएगा। ये सब कुछ कंडीशन है। कंपनी एक और बात छूट गई थी, इसमें क्या था कि जितने भी कंपनी में डायरेक्टर्स होंगे, वो हर एक जनरल, जब भी एजीएम होती है एनुअल जनरल मीटिंग, उसमें 2/3 को रोटेशनल किया जाता है, मूव की जाती है, और न्यू को बुलाई जाती है। 2/3। यदि किसी कंपनी में 6 मेंबर्स है, 6 डायरेक्टर्स है, तो उसमें से 4 डायरेक्टर्स को रोटेशनल वे में मूव की जाएगी, फिर न्यू को बुलाया जाएगी। एजीएम में ऐसा होता है। इसे हो गया था, उसके बाद हम लोग कहाँ थे? एडिशनल डायरेक्टर। एक आपका होता है एडिशनल डायरेक्टर, अल्टरनेट डायरेक्टर्स और नॉमिनी डायरेक्टर्स। ये क्या होते हैं तीन? एडिशनल डायरेक्टर्स का मतलब हो गया कि किसी भी कंपनी में, जैसे मान लीजिए किसी कंपनी में 6 या 7 एम्प्लॉय, मान लीजिए 7 है ना, नंबर ऑफ डायरेक्टर्स 7 है, लेकिन ये यदि मान लेते किसी का डेथ हो गया या कोई इंसॉल्वेंट हो गया या अनसाउंड माइंड का हो गया, तो उस केस में एक अलग से एडिशनल डायरेक्टर को रखी जाती है कि उसके बदला में वो एक्टिविटी कर सके, वो काम कर सके। आपने नाम सुना है ना, आप यदि विलेज से बिलोंग करते हैं तो देखे होंगे कि एक मुखिया होती है, मुखिया के नीचे उप मुखिया होता है। ठीक है, सर सुने ना? हाँ, सर डायरेक्टर का अपना कोई नॉमिनी नहीं होता कि अगर मैं डायरेक्टर हूँ तो फिर अगर मेरी जगह मैं नहीं हूँगा तो अगर मैं कहीं चला नहीं गया तो? नहीं नहीं, नहीं, वो शेयर होल्डर के केस में होती है, डायरेक्टर में ऐसी नहीं होती है, क्योंकि ये क्वालिफिकेशन के हिसाब से अपॉइंट होता है। जी उसको डायरेक्टर होने के लिए क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। जी, तो ठीक। तो एडिशनल डायरेक्टर जो होंगे, ये कोई जो वर्किंग डायरेक्टर्स है, उनको कुछ अनहैपेंड एक्टिविटी हो गई, तो उनके बदला में वो जो काम करते हैं उन्हें एडिशनल डायरेक्टर बोला जाता है।
ठीक है। इनका भी अपॉइंटमेंट कब होगा, तो एनुअल जनरल मीटिंग में ही होती है। एडिशनल डायरेक्टर के पास पावर कब मिलेगा, जब जो वर्किंग डायरेक्टर्स है उसमें से किसी का डेथ हो गया या कुछ अनहैपेंड हो गया, अलग टाइप की कुछ एक्टिविटी हो गई तो। सेकेंड आपका है अल्टरनेट डायरेक्टर्स। आपने अभी देखा कि रेसिडेंट डायरेक्टर्स या किसी भी टाइप की डायरेक्टर्स, वो यदि इंडिया से बाहर जाते हैं मोर देन 3 मंथ्स, 3 मंथ से ज्यादा के लिए इंडिया से बाहर जाते हैं, तो उनके बदला में एक अल्टरनेट डायरेक्टर को अपॉइंटमेंट की जाती है। जैसे मोनू किसी कंपनी का डायरेक्टर है, वो यूएसए जा रहा है 6 मंथ के लिए, मोर देन 3 मंथ्स, एज एग्जाम्पल 6 मंथ, तो मोनू के बदला में एक अल्टरनेट डायरेक्टर को ज्वाइन करवाया जाएगा। जब कोई भी वर्किंग डायरेक्टर्स आउटसाइड इंडिया जाता है मोर देन 3 मंथ्स, तो उसके बदले में एक डायरेक्टर अपॉइंटमेंट की जाती है जिसे अल्टरनेट डायरेक्टर बोला जाता है। जैसे ही मोनू फिर रिटर्न होगा, जो अल्टरनेट डायरेक्टर है उसका वहां से मूव किया जाएगा, उसका पावर कम हो जाएगी। आई बात समझ में? सर उसमें हेडिंग में दिखा रखा था सर नॉमिनी डायरेक्टर। क्या बोले? सर वो हेडिंग थी ना ऊपर, 3 दिखा रखे थे, अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर, अल्टरनेट डायरेक्टर और नॉमिनी डायरेक्टर। हाँ, वही वही बता रहा हूँ। तो अभी आपने एडिशनल का समझा, अल्टरनेट का समझा। अल्टरनेट का आप यहाँ पे देखिए, कोई भी पर्सन एज ए अल्टरनेट हो सकती है जब वो किसी अदर डायरेक्टर्स का जगह ले सकता है, जब वो 3 मंथ से ज्यादा के लिए इंडिया से बाहर हो। जैसे मैंने आपको बताया, अभी एग्जांपल भी बताया कि गुरमीत किसी कंपनी का डायरेक्टर है, गुरमीत जाना चाहता है आउटसाइड इंडिया मोर देन 3 मंथ्स के लिए, तो मोनू को एज ए डायरेक्टर बनाया गया उस कंपनी में। तो वो जो मोनू है, मोनू एज ए अल्टरनेट डायरेक्टर होगा। जब गुरमीत वापिस आएगा, मोनू को जो पावर मिला था एज ए डायरेक्टर, वो गुरमीत को मिल जाएगी। आई बात समझ में? जी सर। ये आप देखिए नॉमिनी, नॉमिनी डायरेक्टर का देखिए आप, इसमें हमें बताइए कि ये क्या समझ में आया आपको लाइन, ये लाइन आप देखिए, 1 मिनट का आपके पास टाइम है, देखिए तो। गुरमीत बताइए ये नॉमिनी डायरेक्टर क्या हो गया, इसमें जैसा लिखा गया है, आप समझाइए कुछ, बताइए। सर पढ़ रहा क्या हूँ आप में सर, से पढ़ कोई रहा बता हूँ। सकते हैं? चलिए मैं बता दूंगा। ये जो डायरेक्टर्स होते हैं, नॉमिनी डायरेक्टर, ये किसी एजीएम में अपॉइंटमेंट नहीं किए जाते इनको। ये जब कंपनी बनती है तो आर्टिकल में, कंपनी के जो आर्टिकल्स होते हैं उनमें ये लिखा होता है कि इस पर्सन को एज ए नॉमिनी डायरेक्टर माना गया है। सर सर कंपनी ऐसा बनने से इसलिए, पहले, सर हाँ जब कंपनी कंपनी बनने से बनती है, पहले उसको मतलब डायरेक्टर अपॉइंट होने से पहले जो होता है मतलब नॉमिनी डायरेक्टर। हाँ ये जनरली आप ऐसे मान सकते हैं कि गवर्नमेंट का कोई एक बंदा होता है जिसे कंपनी में एज ए नॉमिनी डायरेक्टर बनाई जाती है, तो वो देख सके कि कंपनी की एक्टिविटी सही से चल रही है या नहीं चल रही है, कैसा है कंपनी, रेगुलेशंस फॉलो कर रही है या नहीं कर रही है।
इस टाइप के जो पर्सन होते हैं वो नॉमिनी डायरेक्टर्स होते हैं। ये बाकी डायरेक्टर से डिफरेंट होते हैं, इनको वोटिंग का अधिकार नहीं होता है, ये केवल नॉमिनेट होते हैं, देखते हैं कि सुपरविजन जैसे होता है ना सुपरविजन टाइप की। तो ये नॉमिनी डायरेक्टर बिजनेस का सुपरविजन करते हैं और गवर्नमेंट को बताते हैं कि ये कंपनी क्या क्या एक्टिविटी कर रही है, क्या कंपनी लॉ के हिसाब से कर रही है, क्या कंपनी के विरोध कर रही है। हमको बताने का नहीं समझ में आया। हेलो नॉमिनी डायरेक्टर, हाँ देखिए मैं फिर से बता दूं, नॉमिनी डायरेक्टर वो होते हैं जो बाकी डायरेक्टर से बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। ये एजीएम में अपॉइंटमेंट इनको नहीं मिलती है, ये एजीएम से ज्वाइन नहीं होते हैं। जब कंपनी बनती है तो उस कंपनी के जो आर्टिकल्स होते हैं, इसमें बिजनेस चलाने की जो एक्टिविटी होती है तो कुछ मेंशन होता है, उसी टाइम ये मेंशन होती है कि ये पर्सन को एज ए नॉमिनी डायरेक्टर बनाया जाएगा। और वो पर्सन क्या होता है, बिजनेस की एक्टिविटी को देखता है और रिपोर्ट वो आगे गवर्नमेंट को करता है। आई बात समझ में? जी सर। एक आपका हो गया स्मॉल शेयर होल्डर्स। अब यहाँ पे कुछ ऐसे एक इस टाइप का डायरेक्टर्स है जो स्मॉल शेयर होल्डर्स के द्वारा अपॉइंटमेंट की जाता है उनको। अब कंपनी एक्ट में स्मॉल शेयर होल्डर्स किसको बोला गया है, उसका कंडीशन क्या है? तो ऐसे शेयर होल्डर्स जो किसी कंपनी में 20,000 से कम का वैल्यू का शेयर परचेज करता है उसे स्मॉल शेयर होल्डर्स बोला जाता है। एज एग्जाम्पल, आप मान लीजिए टाटा कंपनी में 19,500 का शेयर आपने परचेज किया है, तो आप एज ए स्मॉल शेयर होल्डर्स हो गए उस कंपनी के लिए। लिमिट कितनी है? 20,000 की। तो ये लोग मिल करके यदि किसी कंपनी में 1,000 से ज्यादा, आप म्यूट कीजिए तब सही से समझ पाएंगे जो कंडीशन मैं बोलना चाहता हूँ। स्मॉल, सबसे पहले आपको ये देखना है कि ये स्मॉल शेयर होल्डर्स कौन होते हैं। तो कोई भी कंपनी में कोई भी पर्सन जब 20,000 से कम के वैल्यू का शेयर परचेज करता है तो उसे स्मॉल शेयर होल्डर्स बोला जाता है। से आप टाटा कंपनी, रिलायंस कंपनी में 20,000 से कम का शेयर आपने परचेज किया है तो यू आर द स्मॉल शेयर होल्डर्स ऑफ दैट कंपनी। ऐसे ही आपके जैसे स्मॉल स्मॉल शेयर होल्डर्स यदि 1,000 से क्रॉस किया, 1,000 से ज्यादा वो क्रॉस किया, तो उस कंपनी में एक ऐसा डायरेक्टर बनाया जाएगा, एक ऐसा डायरेक्टर चाहिए जो स्मॉल शेयर होल्डर से वोटिंग करके उसको बनाए। सिंपल सा ये समझिए कि किसी कंपनी में स्मॉल शेयर होल्डर्स का नंबर 1,000 से ज्यादा हो तो उस कंपनी में एक ऐसे डायरेक्टर्स को ज्वाइन कराया जाएगा जिसका मतलब जिसको स्मॉल शेयर होल्डर्स अपॉइंटमेंट करेंगे, उनके ही डिसीजन से, उनके ही वोटिंग से वो ज्वाइन होंगे। आई बात समझ में या अभी भी कंफ्यूजन? हमको बताने का अगला आप में से भी कोई बताओ तो अभी जो मैंने बताया स्मॉल शेयर होल्डर्स किसे बोलते हैं और कब ये ज्वाइन होगा डायरेक्टर्स? कोई आप में से? देखो स्मॉल के लिए क्या है, मान लीजिए एबीसी कोई लिमिटेड है, ठीक है, लिमिटेड कंपनी है, पब्लिक कंपनी है। स्मॉल शेयर होल्डर्स
मान लीजिए उस कंपनी में 1200 है, ये क्या है 1200 है, कितना है ये मोर देन 1000, ठीक है। तो उस कंपनी में उज्जवल म्यूट कीजिए अपने आप को, म्यूट कीजिए। मैंने आपको यह भी बताया कि शेयर स्मॉल शेयर होल्डर्स किसी कंपनी में 1200 है, छोटे छोटे इन्वेस्टर कंपनी में पैसा लगाए हैं, कंडीशन लिमिट क्या है कि 1000 से ज्यादा होना चाहिए। अब स्मॉल शेयर होल्डर्स होता क्या है, वो ऐसे पर्सन जो किसी कंपनी में 20,000 तक, अप टू कितना है, अप टू 20,000 तक शेयर होल्ड किया है, शेयर का वैल्यू, या उसने इन्वेस्टमेंट किया है। तो सबसे पहले ये आपको समझना है कि स्मॉल शेयर होल्डर्स होते क्या है, इन्हें बोला जाएगा वो ऐसे पर्सन जो किसी कंपनी में 20,000 से कम के वैल्यू या 20,000 तक के वैल्यू का शेयर परचेज किया है, वो सबके सब क्या होंगे, स्मॉल शेयर होल्डर्स। और ऐसे ही स्मॉल वाले यदि 1000 से क्रॉस करते हैं, नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स 1000 से जैसे क्रॉस करेंगे तो उस कंपनी में एक ऐसे डायरेक्टर को रखा जाएगा जिसका अपॉइंटमेंट स्मॉल स्मॉल शेयर होल्डर्स करेंगे। आई बात समझ में, अभी भी कंफ्यूजन? उज्जवल आया समझ में आपका? हाँ। चलिए मोनू, आप लोगों को यस सर। चल लिमिट आपको याद रखना है कि 20,000 की वैल्यू होनी चाहिए और नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स 1000 से ज्यादा होनी चाहिए, तभी उस कंपनी में स्मॉल शेयर होल्डर्स होंगे, नहीं तो नहीं आएंगे। वही वही चीज यहाँ पे मेंशन किया गया है, स्मॉल शेयर होल्डर्स होल्डिंग शेयर ऑफ नॉमिनल वैल्यू नॉट मोर देन 20,000। और दूसरा कंडीशन ये था, जैसे पहला कंडीशन आपने ये देखा कि कम से कम 1000 होनी चाहिए स्मॉल शेयर होल्डर्स, और दूसरा कंडीशन ये है कि जितने भी शेयर होल्डर्स है कंपनी में, मान लीजिए 500 है, तो 500 का 1/10 कितना हो गया उसका, 50 हो गई, 500 का 50 हो गई। तो यदि किसी कंपनी में टोटल नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स 500 है, उसका 1/10 50 हो गई, तो उस केस में भी स्मॉल शेयर होल्डर्स ज्वाइन होंगे, मतलब उनको ज्वाइन करवाया जाएगा। मैं फिर से समझा ताकि आप हमने आपको ये बताया कि एबीसी लिमिटेड है कंपनी कोई, ठीक है, और स्मॉल शेयर होल्डर्स का नंबर मिनिमम कितनी होनी चाहिए, 1000, ये स्टैंडर्ड सेट की गई है। दूसरा कंडीशन ये है कि जितने नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स है कंपनी में, मान लीजिए आपके कंपनी में
50,000 नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स है, ठीक है, जिसमें से 1/10 इसका 1/10 स्मॉल शेयर होल्डर्स है। 1/10 कितना हो गया इसका? 5,000। तो इस केस में भी कंपनी में स्मॉल शेयर होल्डर्स को अपॉइंटमेंट की जाएगी। उसके बाद आगे स्मॉल, अभी हमने क्या क्या बताया आप लोग को? कितने टाइप्स का डायरेक्टर्स बताया? आप में से कोई बताया? रिवाइज कीजिए, उसके बाद आगे चलते हैं। 2 मिनट में कोई बताया आप में से कोई भी? सर आज की क्लास में अभी तक हमने कितने टाइप्स के डायरेक्टर्स पढ़े हैं? सर मैं बताऊं? हाँ बताइए। हाँ सर, आपने बताया इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। अगर किसी मतलब आपने बताया इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के बारे में कि उसका किसी जितने भी डायरेक्टर हैं उसका 1/3 कंपनी के अंदर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होंगे। और ये बताया, और फिर आपने ये बताया कि जो हमारी एजीएम होती है, एनुअल जनरल मीटिंग होती है किसी कंपनी के अंदर, तो उसमें उसका 2/3 डायरेक्टर रिटायर हो जाएंगे, आपने बताया। फिर आपने टाइप ऑफ डायरेक्टर और बताया कि अल्टरनेट डायरेक्टर क्या होता है, एडिशनल डायरेक्टर क्या होता है, और नॉमिनी डायरेक्टर क्या होता है। तो उसमें पहला है अल्टरनेट डायरेक्टर। अल्टरनेट डायरेक्टर क्या होता है? अल्टरनेट डायरेक्टर वो वाले डायरेक्टर होते हैं जो 3 मंथ से ज्यादा इंडिया से बाहर रहेंगे। तो वो क्या, तो उसके बदले क्या हुआ, कंपनी क्या है एक अल्टरनेट डायरेक्टर को अपॉइंट करती है। तो ये हो गया अल्टरनेट डायरेक्टर। और एडिशनल डायरेक्टर, जो एडिशनल डायरेक्टर इसलिए रखे जाते हैं, जैसे कोई डायरेक्टर हो गया या फिर उसका एक्सीडेंट में किसकी डेथ हो गई, या फिर वो अनसाउंड माइंड हो गया, फिर या किसी भी रीजन से अगर उसकी डेथ हो गई, तो उसके उस जिससे कि कंपनी पे कोई इफेक्ट ना हो, उसका काम ना रुके, तो उसके लिए एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट करा जाता है पहले। तो ये एडिशनल डायरेक्टर हो गया। एक नॉमिनी डायरेक्टर हो गया, जो कंपनी का एक तरीके से सुपरविजन के लिए रखा जाता है, जिनके पास अपना कोई वोटिंग राइट नहीं होता है। वो क्या होता है, कंपनी को चलाने के लिए या कंपनी का जैसे कंपनी बनती है तो उसको देख रेख के लिए स्टार्ट किया जाता है, मतलब उसके लिए बनाया जाता है। वो जनरली क्या है, गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है कि उस जो कंपनी के अंदर जो सारे मतलब रूल्स रेगुलेशन जो हुआ है वो सब प्रॉपर तरीके से फॉलो हो रहे हैं, या कंपनी जिस चीज के लिए बनी है वो उस चीज को फॉलो कर भी रही है नहीं कर रही है। ये सब चीज देखने के लिए हमारा नॉमिनी डायरेक्टर अपॉइंट किया जाता है। फिर आपने बताया फिर वो शेयर होल्डर, स्मॉल शेयर होल्डर बताया। स्मॉल शेयर होल्डर वे वाले शेयर होल्डर होते हैं जिनके पास शेयर की वैल्यू 20,000 से कम होती है, वो स्मॉल शेयर होल्डर होते हैं। और जनरली क्या होता है, कंपनी के अंदर अगर किसी कंपनी के अंदर स्मॉल शेयर होल्डर की नंबर 1,000 से अगर ज्यादा हो गए, तो फिर कंपनी क्या काम करती है, उनके लिए एक एक डायरेक्टर को अपॉइंट करती है। जो और वो डायरेक्टर जो अपॉइंट किया जाता है ना, वो इन जो स्मॉल, ये जो स्मॉल शेयर होल्डर होते हैं इनके द्वारा किया जाता है, उनके वोटिंग राइट से किया जाता है। या फिर किसी कंपनी के अंदर जितने भी उसके शेयर होल्डर हैं उसका 10% अगर स्मॉल शेयर होल्डर है, तब ये डायरेक्टर अपॉइंट किया जाता है। चलिए ठीक है। मोनू आप बताओ तो, स्मॉल शेयर होल्डर्स का जो मैंने भी बताया क्या कंडीशन है? गुरमीत में लगभग सही बताया। स्मॉल तो शेयर स्मॉल वाला होल्डर्स का बताया, सर स्मॉल वाला बताया सर कि 1,000 से सर ज्यादा नहीं होना चाहिए सर, और 30,000 से तक कम नहीं होना चाहिए स्मॉल में। आपका किस बात? आप में से कोई बता सकते हैं स्मॉल शेयर होल्डर्स का क्या कंडीशन है, कब वो ज्वाइन होगा? स्मॉल को होंगे वेपर को होंगे तो कहाँ का आग को बुक को कहाँ कोई हो लगा बुक को कहाँ कोई हो लगा बुक को होंगे कहाँ का
number of workers rắc ở vào number of workers rắc ở vào các công công vốn 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 bậc vốn bậc quê hương là vào vốn bậc quê ở mức là वो quê hương là công cả चलिए ठीक, बहुत अच्छा। सर और भी आप, हाँ बताइए, आप में से कोई बताना चाहते हैं? बोल रहे सर ना, हाँ आपका बताइए। स्मॉल डायरेक्टर समझ में नहीं आया सर, मेरे बच्चे उठ गई थे, तो एक बार बोलिए ना। देखो, किसी कंपनी में स्मॉल डायरेक्टर्स के लिए क्या कंडीशन बनाया गया है? कंडीशन ये है, हाँ सुन लीजिए, आप सभी अपने आप को उज्जवल म्यूट लीजिए अपने आप को। सबसे पहले आपको ये देखना है कि ये स्मॉल शेयर होल्डर्स होते क्या है, किन्हें बोला जाएगा, कौन कितना वैल्यू तक शेयर परचेज करेगा कंपनी में, तो उसको स्मॉल बोला जाएगा। यस सर। तो कंडीशन ये है कि आप किसी कंपनी में यदि 20,000 से कम के वैल्यू का शेयर आप परचेज किए हैं, तो आपको स्मॉल शेयर होल्डर्स माना जाएगा, 20,000 से कम का। ठीक है, और ये तो आपका स्मॉल शेयर होल्डर्स का डिफिनीशन हो गया। अब किसी भी कंपनी में स्मॉल शेयर होल्डर्स किसी डायरेक्टर को कब ज्वाइन करवाएंगे, कब उनको अप्रूवल देंगे, तो इसके लिए दो कंडीशन है। एक तो आपके कंपनी या किसी कंपनी में नंबर ऑफ स्मॉल शेयर होल्डर्स 1,000 होनी चाहिए, या जितने भी शेयर होल्डर्स है उसका 1/10, जैसे 1,000 है तो 1/10 उसका 100 हो गया। जितने भी नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स है उसका 1/10, यदि स्मॉल शेयर होल्डर्स है तो 1,000, या जो नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स है उसका 1/10, जो दोनों में से कम होगा उसके अकॉर्डिंग कंपनी में स्मॉल शेयर होल्डर्स ज्वाइन होंगे, मतलब स्मॉल डायरेक्टर्स ज्वाइन होंगे। यस सर। ये बात समझ में आया या कंफ्यूज हो गया आप लोगों को? नहीं सर, आ गया सर। जी सर समझ गए। जब मोनू आप ये बताओ, आपने कंपनी ए में, कोई कंपनी ए है उसमें आपने 25,000 का वैल्यू का शेयर होल्ड किया है, और कंपनी बी में 15,000 का शेयर आपने होल्ड किया है, तब किस कंपनी के लिए स्मॉल शेयर होल्डर होंगे? सर 15,000 होगा। कंपनी बी वाले के लिए। जी। सेकेंड सेकेंड ये कंडीशन है कि आपके पास टोटल 30,000 है रुपया, ठीक है, आपने कंपनी ए में 18,000 आपने इन्वेस्टमेंट किया है, और कंपनी बी में आपने 12,000 इन्वेस्टमेंट किया है, टोटल वैल्यू आपका 30,000 की हो गई। ठीक है, तो क्या आप स्मॉल शेयर होल्डर होंगे या नहीं, क्योंकि आपने 30,000 इन्वेस्टमेंट किया है? नहीं सर। मोल तो नहीं सर, 20,000 होने चाहिए सर, इसकी सर नहीं हो सर, मोल नहीं होगा। नहीं हो सकता सर। गुरमीत आप बताओ तो, होगा या नहीं होगा? नहीं होगा कब नहीं होगा सर। क्यों नहीं होगा? होगा आप समझो, ये दोनों अलग अलग कंपनी है, एक कंपनी ये है, एक कंपनी बी है, तो मोनू ने दोनों में तो 20,000 से कम का वैल्यू लगाया है, दोनों के लिए वो स्मॉल शेयर होल्डर्स हो गया। वैल्यू कम है तो कंपनी सर के स्मॉल हिसाब, कम।
कंपनी के तो हिसाब से होल्डिंग आपको देखना है, अपने हिसाब से नहीं देखना है कि आपने कंपनी में कितना पैसा लगाया है। यदि 20 से कम लगाया है तो आप उस कंपनी के लिए स्मॉल शेयर होल्डर्स हो गए। हाँ तो ऐसे स्मॉल है सर, तो 12,000 लगे 15,000 लगे तो ऐसे स्मॉल, लेकिन टोटली बोल रहे हैं तो ऐसे ऐसे नहीं है। हो- आप सर ऐसे आप होगा अपने हिसाब से, आपको नहीं सोचना है कि मैंने 1 लाख के 2 लाख लगाया तो मैं स्मॉल नहीं होऊंगा। आप कंपनी के हिसाब से आपको सोचना है। 20 से कम है तो आप स्मॉल है। आई बात समझ में? स्मॉल। यस सर। सर यस सर। हाँ बोलिए। सर सर मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जो आप स्मॉल शेयर होल्डर के लिए बोल रहे हो कि 20,000 की जो मतलब शेयर की वैल्यू वो 20,000 तक, वो एक शेयर की वैल्यू बोल रहे हो या फिर या फिर या 20,000 रुपए तक लगा रखे हो, 20,000 रुपए तक के शेयर के पैसे लगा 20 रखे हो? 20,000 तक के वैल्यू का। अब आप ये बताइए, हर एक कंपनी का शेयर का प्राइस 20,000 थोड़ी होगा एक शेयर का। नहीं सर। सबका अलग अलग नहीं। होता है। जी। तो आप उस वैल्यू, जो आपका वैल्यू है, उसके अकॉर्डिंग एक आपने शेयर किसी की कंपनी में वैल्यू 5 होगी। शेयर। हाँ, मैं बता देता हूँ इसको डिटेल में। आपने किसी कंपनी का 5 शेयर आपने परचेज किया, उसकी वैल्यू 20,000 हो गई तो आप उसके लिए स्मॉल हो गए। जी। आपने किसी कंपनी का 100 शेयर आपने परचेज किया और उसकी वैल्यू 20 हो गया तो आप वहां पे भी स्मॉल हो गए। तो नंबर जी। ऑफ शेयर पे नहीं आपको डिसाइड करना है, उसकी वैल्यू वैल्यू 20,000 जी। से कम होनी चाहिए। ठीक है ठीक है। स्मॉल आई कंपनी बात होगा समझ में? सर ताकि। ठीक है यस सर। सर। हम्म, चलिए। तो ये आपका, अभी तक जैसे आपने देखा कि कंपनी का कितने टाइप्स है, तो वहां पे हमने बेसिक में कंपनी का भी टाइप्स देखा था। उसके बाद उसी टाइप में हमने यहाँ पे नंबर ऑफ, मतलब ये डायरेक्टर्स का टाइप देखा, अलग अलग टाइप का डायरेक्टर्स। वुमेन डायरेक्टर्स, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, अल्टरनेट डायरेक्टर्स, नॉमिनी डायरेक्टर्स, स्मॉल शेयर होल्डर्स डायरेक्टर्स, और क्या बच गया, रेसिडेंट डायरेक्टर्स, है ना। ये अलग अलग टाइप्स के डायरेक्टर्स होते हैं कंपनी में। अब इनके लिए क्वालिफिकेशन तो आपको बताया गया है कि उसके पास डीआईएन नंबर होता है या कुछ एक छोटी सी एग्जाम पास करनी होती है। लेकिन सबसे यहाँ पे डिस्क्वालिफिकेशन क्या है किसी पर्सन के लिए? कौन ऐसा पर्सन है इंडिया में या आउटसाइड इंडिया वाले जो डायरेक्टर नहीं बन सकते कंपनी में? क्वालिफिकेशन से ज्यादा डिस्क्वालिफिकेशन को देखना होता है। क्या उसका निगेटिव पॉइंट है? सर किसी पर केस ना लगा हो, क्रिमिनल केस हो या फिर किसी तरीके का उस पर केस ना चल रहा हो, वो सब मैटर करेगा। उसको सजा ना हुई हो 2 साल से ज्यादा की, अगर सजा हो गई तो फिर उसको वो नहीं बन सकता डायरेक्टर, मेरे अकॉर्डिंग तो ये। हाँ, ये कॉमन बात है। और आप में से और भी कोई बताइए कॉमन बात और क्या हो सकता है ना? कौन एज ए डायरेक्टर नहीं बन सकता है किसी कंपनी में? या फिर कंपनी द्वारा डिस्क्वालीफाई हो गया हो, मतलब वो एजीएम हाँ, या उसके पास डीआईएन नंबर नहीं हो, ये भी हो या सकता है। डीआई नंबर में उसकी क्वालिफिकेशन ना हो। वो का अखाड़ा काम का कम, अखाड़ा काम का कम कर रहे वो उनका कार्यक्रम नहीं बन सकता है। अखाड़ा तो काम उसका अखाड़ा उसका क्वालिफिकेशन भी सर उतना मतलब सर खास नहीं होगा सर, ओके। सर अगर वो तभी वो माइनर सर अगर वो तभी वो माइनर होगा तो डिस्क्वालीफाई। डायरेक्टर नहीं बन सकता। तो वो उनको में उनका पाक होगा, उनका पाक नहीं हुआ होगा तो कार्यक्रम नहीं बन सकता है। चलिए। हाँ, तो यहाँ पे मैं इसको समझाने से पहले एक और बात को समझा देता हूँ, क्या है मीनिंग इंसॉल्वेंसी का। आपने नाम सुना है इंसॉल्वेंट या बैंक ये करप्ट? ये दिवालिया, कभी नाम सुना सर है? दिवालिया हो हुआ जाना। हाँ, हुआ दिवाली। वो हुआ सुना हो सर। जाता है, वो उनको बैंकों का आता है। बैंक तो करप्ट। कि, हाँ, किसी को बैंक करप्ट या इंसॉल्वेंट कब डिक्लेयर की जाएगी, कब उसको बोला जाएगा? जब हुआ ना होगा होगा, जब वो कंपनी को पास कोई हो नहीं, कोई कोई हो नहीं हुआ हो, कब हुआ ना होगा, कब वो कंपनी को है उनको बैंकिंग कंपनी का आता है। थोड़ा सा सही है। और कोई बता सकते हैं इंसॉल्वेंसी का मन, मतलब मीनिंग क्या हो गया, दिवालिया का मीनिंग क्या होता है?
यदि सिंपल तो वर्ड सर में जो मैं बता देता हूँ, चलिए। यदि सिंपल वर्ड में आप सुनेंगे या समझेंगे तो दिवालिया का मतलब होता है, यदि आप किसी कंपनी के लिए देखेंगे तो ऐसी कंपनी जिसका बैलेंस शीट में एसेट से ज्यादा लायबिलिटी हो गई हो, उसे दिवालिया घोषित की जाती है, इंसॉल्वेंट की जाती है। जी सर। मतलब किसी पर्सन या किसी कंपनी में जितनी उसकी संपत्ति है उससे ज्यादा उसकी लायबिलिटी हो गई हो। आई बात समझ में? ठीक है सर, समझ लायबिलिटी है ना, उसके एसेट से ज्यादा हो गया हो तो उसे इंसॉल्वेंट इन बैंकरप्ट माना जाएगा। आप में से किसी ने प्ले कार्ड खेला या कोई ऐसा गेम खेला उसमें आपने करोड़ों रुपया हार गया, ठीक है, लेकिन आपके पास ओनली आपके अकाउंट में 5 लाख की है, तो आप उस समय क्या हो गए? इंसॉल्वेंट हो गए, बैंक करप्ट हो गए। आई ये बात बैंक समझ रख में? लगता है सर। ठीक है सर। वही सेम इंसॉल्वेंसी एंड बैंक करप्सी। आइए, मीनिंग समझ में आया? तो कोई भी पर्सन जो इंसॉल्वेंट होगा, दिवालिया घोषित किया गया है, वो किसी कंपनी में डायरेक्टर नहीं बन सकता है। ये भी एक डायरेक्टर्स के लिए डिस्क्वालिफिकेशन वाली बात है। एक और बात होती है, अनसाउंड माइंड पर्सन, नाम सुने हैं? अनसाउंड माइंड पर्सन। यस सर। हाँ, पागल कम आदमी सुनने सर। वाला। सर माइंड नहीं, कम डिस्टर्ब हो, सुनने वाला। वो डायरेक्टर नहीं बन सकता क्योंकि वो डिसीजन ले ही नहीं सकता सर। उसको तो डिसीजन लेने हैं ना वैसे सर। पर्सन जो मानसिक रूप से विकसित है ना, मानसिक रूप से, माइंड से हैंडीकैप्ड है, तो ऐसे पर्सन को भी नहीं बनाया जाएगा एज ए डायरेक्टर, क्योंकि वो कोई डिसीजन ले ही नहीं सकता है। सर आई बात डायरेक्टर समझ बनने में? की एज क्या है? 21 मिनिमम एज, मैक्सिमम 70। मैक्सिमम 70। तो सर जैसे ये अडानी ये जो अंबानी है वो 70 साल के हो गए होंगे अब तक, तो वो अभी डायरेक्टर बने हुए हैं। 70 साल तो हो गए नहीं? यदि हो, नहीं ना, जैसे यदि वो या तो डायरेक्टर नहीं होंगे या तो 70 से कम की एज होगी। जी। और वो रतन टाटा जो है वो तो सर हाँ, उनकी तो एज तो वो बहुत हो रही है। डायरेक्टर, हाँ वो तो बूढ़े होंगे, तो वो डायरेक्टर्स नहीं है, वो चेयरमैन की पोजीशन पे, वो हाँ हाँ सर, वो चेयरमैन है। डायरेक्टर टीम से वो बाहर, तो वो ये सब चेयरमैन हर है, जगह चेयरमैन एप्लीकेबल अलग है हो। सर, ये हर जगह एप्लीकेबल है, प्राइवेट सरकारी कोई सी भी कंपनी हो 70 से ज्यादा का नहीं होगा। हाँ, ये सभी जगह अप्लीकेबल है, जहां जहां डायरेक्टर्स होंगे वहां पे अप्लीकेबल है। आपने देखा है कि प्राइवेट कंपनी में डायरेक्टर्स चाहिए तो वहां जी पे भी अप्लीकेबल है, जी। पब्लिक कंपनी है वहां पे भी अप्लीकेबल है। ठीक है सर। तो सीईओ अलग होता है किसी कंपनी में, सीएफओ अलग होता है, सीएस अलग होता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अलग होता है। ये सब अलग अलग पर्सन होते हैं, इसको आप एक साथ ऐड नहीं करेंगे। वो भी हम लोग आगे पढ़ेंगे कि मैनेजरियल पर्सन जो होते हैं किसी कंपनी में, उसमें कौन कौन से इंक्लूड होते हैं, वो भी आगे पढ़ेंगे हम लोग। चलिए, तो सबसे फर्स्ट डिस्क्वालिफिकेशन किसी डायरेक्टर्स का कंपनी में अपॉइंटमेंट के लिए क्या है? देखिए, फर्स्ट कंडीशन ये है, पर्सन कैन नॉट अपॉइंट एज ए डायरेक्टर ऑफ द कंपनी इन एनी फॉलोइंग केस। फॉलोइंग केस में क्या है? ये देखिए, ये 4-5 केसेस है। सबसे फर्स्ट जो मैंने आपको बताया, अनसाउंड माइंड पर्सन डिक्लेयर बाय द कोर्ट, कोर्ट के द्वारा उसको अप्रूवल मिल गया है कि ये पर्सन अनसाउंड माइंड का है ना, जैसे वो मानसिक विक्षिप्त है और अपने माइंड से कोई काम नहीं कर सकता, उसको कोर्ट से अप्रूवल मिल गया है, तो ऐसे पर्सन को डायरेक्टर नहीं बनाई जाएगी। ठीक है। सेकेंड, वो इंसॉल्वेंट हुआ हो,
इंसॉल्वेंट के लिस्ट में आ गया हो। इंसॉल्वेंट कब होगा? जब उसकी एसेट कम होगी और उनकी लायबिलिटी अधिक हो जाएगी। वो अपने ड्यूज को सेटअप करने के लिए उनके पास कोई एसेट नहीं बचेगी। तो या तो वो इंसॉल्वेंट घोषित किया गया होगा, मान लिया गया हो, या उसका अप्रूवल अभी पेंडिंग में हो, कोर्ट में उनकी बात चल रही हो, है ना। जैसे किसी पर्सन ने किसी से 5 लाख रुपया लिया, जैसे मान लेते हैं मोनू ने गुरमीत से 5 लाख रुपया लिया। अब मोनू गुरमीत को देगा 5 लाख। अब मोनू क्या बोलता है गुरमीत को कि मेरे पास पैसा है ही नहीं, हम आपको 1 लाख देंगे या नहीं देंगे। तो गुरमीत क्या किया है, केस कर दिया है कोर्ट में कि हम मोनू को हमने 5 लाख दिया था, बट मोनू हमें नहीं दे रहा है। तो ये केस कोर्ट में चली गई। उस समय यदि कोई केस हुआ हो तो मोनू डायरेक्टर नहीं बन सकता किसी कंपनी में, या मोनू को इंसॉल्वेंट घोषित किया जाएगा तो मोनू डायरेक्टर्स नहीं बन सकता। तो जब केस कोर्ट में पेंडिंग हो या डिक्लेयर मिल गया हो एज ए इंसॉल्वेंट, तो कोई भी पर्सन कंपनी में डायरेक्टर्स नहीं बन सकता। आई बात जैसे समझे? आपने कभी तो मतलब सर कोई केस मुकदमा सर उस पर रहेगा तो मतलब कि डायरेक्टर नहीं बन सकता है सर, यही ना सर? हाँ, आप यदि ड्यूज सेटअप नहीं किए हैं तो आपके ऊपर केस हो जाएगी। या सेकेंड और क्या है, वो ऐसे पर्सन जो जेल में गया हो, कितना दिन तक? कम से कम 6 मंथ से लेकर के 5 साल के बीच में। यदि किसी पर्सन को जेल हुआ हो किसी कारण से, वो पिछले पास्ट में कोई भी एक्टिविटी के कारण जेल में गया हो, और उसकी जो टाइमिंग हो वो 6 मंथ से ज्यादा का हो, तो ऐसे पर्सन को डायरेक्टर्स नहीं माना जाएगा, नहीं बनाया जाएगा। कब तक नहीं बनाया जाएगा? तो अगले अगले 5 साल तक। एज एग्जाम्पल ले लीजिए, कोई पर्सन है जो जेल में गया है कोई भी एक्टिविटी के कारण, आज वो चला गया जेल में 1 साल के लिए, तो अगला 5 साल के लिए वो किसी भी कंपनी में डायरेक्टर्स नहीं बन सकता है। 5 साल के बाद सर बन आई सकता बात है समझ? सर? हाँ, उसके बाद वो बन सकता है, 5 साल तक के लिए उसको वेट करना होगा। यदि टाइम जो है उसका 6 मंथ से एक्सीड है तो, यदि 6 मंथ से कम है तो अगला साल वो बन सकता है। उसके बाद उसके पास यदि डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर नहीं है तो वो पर्सन नहीं बन सकता है एज ए डायरेक्टर। कहाँ पे चले गए थे? हाँ, एक्सपायर। ई नंबर में आप देखिए, अब हमने फोर्थ मतलब डी नंबर देखा, ई नंबर में आप देखिए कि कोई कोर्ट है ना या ट्रिब्यूनल, जैसे आपने एनसीएलटी या एनसीएलटी का नाम सुना है, कोई कोर्ट या ट्रिब्यूनल जो है किसी पर्सन को डिस्क्वालीफाई किया हो, या आप डायरेक्टर्स नहीं बन सकते हैं, तो वो उस कंपनी का डायरेक्टर्स नहीं बन सकता है किसी भी कंपनी। यदि कोर्ट ने आपको डिस्क्वालीफाइंग किया है तो कोर्ट कब डिस्क्वालीफाई करेगा? तो जब आप इंसॉल्वेंट हो जाएंगे, अनसाउंड माइंड का हो जाएंगे आप, है ना, तो उस समय कोर्ट आपको डिस्क्वालीफाई करेगा। या आपके ऊपर कोई क्रिमिनल केस है, तो सिंपल सा फंडा, यदि कोर्ट ने आपको डिस्क्वालीफाई किया है तो आप उस कंपनी या किसी भी कंपनी में डायरेक्टर्स नहीं बन सकते हैं। देख रहे कितना कंडीशन चेक करना होता है। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि किसी भी कंपनी को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही चलाते हैं, और उसमें आम पब्लिक का पैसा होता है। पब्लिक कंपनी के केस में थोड़ा भी दिक्कत होगी तो पूरा आम पब्लिक का पैसा डूब जाएगा। और किसी भी देश के लिए ग्रोथ के लिए बिजनेस सबसे ज्यादा नेसेसरी होता है, इसलिए ये ज्यादा चीज को ध्यान में रखी जाती है कि डायरेक्टर्स
सही होना चाहिए, हर एक क्वालिफिकेशन फुलफिल होनी चाहिए। अगला ये पॉइंट है कि कोई भी पर्सन किसी कंपनी में शेयर परचेज किया है, ठीक है, जो आईपीओ आता है उस समय वो परचेज किया है, लेकिन वो पर्सन क्या किया है कि वो जो पैसा इंस्टॉलमेंट में पेड होती है, तो उसने सेकेंड कॉल या लास्ट कॉल या फर्स्ट कॉल का पैसा उसने पेमेंट नहीं किया है। देखिए, इसको मैं आपको एक एग्जांपल से समझा देता हूँ तो समझ में आ जाएगा। देखिए, कोई भी कंपनी में कोई शेयर इशू होती है, तो मान लीजिए एक शेयर है, ये शेयर है, ये आप मान लीजिए टाटा कंपनी की शेयर, ठीक है, तो मार्केट में लॉन्च हुई 500 रुपये पर शेयर, ठीक है, एक शेयर्स का दाम कितना है, 500 है। अब मोनू ने यहाँ पे परचेज किया, मोनू ने 200 शेयर परचेज किया है, ठीक है, तो मोनू कितना पैसा देगा कंपनी में, 200 इंटू 500, ठीक है, 1 लाख मोनू को देना है। अब कंपनी कैसे पैसा कैसे मांगती है कस्टमर से, फेस वैल्यू पे कैसे मांगती है, से 500 का जो है प्राइस है, तो एक होता है आपका अप्लीकेशन मनी, एक होता है अलॉटमेंट मनी, एक होता है आपका फर्स्ट कॉल, एक होता है फाइनल कॉल। तो कंपनी जो है अप्लीकेशन मनी में ये इसलिए बनाई जाती है ताकि कस्टमर मतलब इन्वेस्टर को एक साथ पैसा ज्यादा नहीं देना पड़े। तो एप्लीकेशन मनी में मान लीजिए उसने 200 रुपया दिया, कि जब आप शेयर परचेज करेंगे तो मिनिमम 200 रुपया जब आप देंगे तभी आपको शेयर मिल पाएगी, ठीक है, ये एप्लीकेशन है। एक होता है अलॉटमेंट मनी, अलॉटमेंट मनी में मान लीजिए इसने कंपनी में 150 रख, ठीक है, उसके बाद होता है फर्स्ट कॉल, फर्स्ट कॉल मनी, ये बहुत ही अच्छा चीज मैं बता रहा हूँ, इसको आप सही से समझना, बहुत ही अच्छी चीज है। फर्स्ट कॉल में हाँ Aku kan, saya kan, aku sampai ke aku kamu kan. फर्स्ट कॉल में कंपनी ने 100 रुपया मांगा, और लास्ट कॉल या फाइनल कॉल, फाइनल कॉल मनी में जो अमाउंट बच गया, कितना अमाउंट बच गया, 300, 450 रुपये। तो मोनू एप्लीकेशन मनी में कितना पैसा देगा बताइए, 200 के हिसाब से 200 शेयर उसने परचेज किया है, तो 200 मल्टीपल 200, 40,000 अलॉटमेंट मनी में देगा, सॉरी एप्लीकेशन मनी में देगा। जैसे वो 40,000 दे देगा, कैसे आप डाउन पेमेंट करते हैं, कोई बाइक या परचेज कुछ करते हैं, तो जस्ट लाइक एज ए डाउन पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन मनी फॉर परचेज एनी शेयर इन एनी कंपनी। सेकेंड है अलॉटमेंट मनी, ये आपका सेकेंड इंस्टॉलमेंट हो गया या फर्स्ट इंस्टॉलमेंट हो गया। तो कितना शेयर आपने परचेज किया है, 200, इसमें कितना रुपया बनता है आपका, 150, टोटल कितनी हो गई, 30,000। फर्स्ट कॉल में आप कितना पैसा देते कंपनी को, 200 शेयर है और 100 के हिसाब से 20,000, और सबसे लास्ट में आप 200 मल्टीपल करके टोटल कितना हो गया, 40, 30, 70, 20, 90, 10, 1 लाख का। कितना पैसा कंपनी आपको मांग, ये डेट आप मान लीजिए कि 1/4/2024 है, ठीक है, ये आपका 1/5/2024 है, ये आपका 1/7/2024, और ये 1/8/2024 है। ये भी कंडीशन चेक की जाती है,
आपने एक एक सेकंड मैं बता देता हूँ, उसके बाद आप फिर पूछना। तो यहाँ पे मोनू ने किसी कंपनी में, टाटा कंपनी में शेयर परचेज किया है 200। अब मोनू ने क्या किया है, अप्लीकेशन मनी दे दिया है, अलॉटमेंट मनी भी दे दिया, लेकिन मोनू ने फर्स्ट कॉल या फाइनल कॉल का पैसा नहीं दे पाया, उसके पास पैसा है ही नहीं, या वो नहीं देना चाहता है, कोई भी इशू हो सकती है। तो जो पैसा देने का डेट था, जैसे मान लीजिए कि ये दोनों अमाउंट मोनू ने नहीं दिया, ठीक है, ये पैसा देने का कब डेट था, 1/7/2024। कंपनी इसको फिर से बोलेगा भाई पैसा दे दो, पैसा दे दो, है ना, ये इसको मेल करेगा, बट तभी मोनू पैसा नहीं दिया है। कब तक कंपनी वेट करेगा, 6 मंथ तक। यदि 6 मंथ तक मोनू ने पैसा नहीं दिया तो मोनू को एज ए डिस्क्वालीफाई बता दिया जाएगा। अब मोनू कभी भी लाइफ में किसी भी कंपनी में डायरेक्टर्स नहीं बन सकता। 6 मंथ कितना होगा, 1/7/2024 से 6 मंथ कब होगा, ये आपका जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर। दिसंबर 1/12/2024 तक यदि मोनू ने पैसा नहीं दिया है, ये पैसा अगर नहीं दे पाया तो मोनू लाइफ टाइम में कभी भी किसी भी कंपनी का डायरेक्टर नहीं बन सकता है। आई बात समझ में? जी सर। हाँ, और भी, हाँ कोई क्वेश्चन था किसी को, बताइए। सर मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, क्या डिबेंचर होल्डर क्या डायरेक्टर बन सकता है कभी? हाँ क्यों नहीं, डिवेंचर होल्डर्स कंपनी बेसिकली वो लोन देता है, पैसा देता है, वो उसको वोटिंग का पावर नहीं होता है। वो जब शेयर होल्डर्स का जो मीटिंग होगा उसमें वोटिंग वो नहीं कर सकता, वो जी डायरेक्टर्स बन सकता है, वो अलग चीज हो गई। सर मैं ये पूछना चाह लेकिन रहा हूँ, जब आपने बताया हाँ, कि जो डायरेक्टर बनते हैं वो एजीएम में डिसाइड होते हैं, एनुअल जनरल मीटिंग में डिसाइड होते हैं ना, जब डायरेक्टर बनेगा क्योंकि लोग उसको वोटर देंगे। लेकिन एजीएम में बैठने का अधिकार तो उन लोगों को है ना जो वोट, जिनके पास वोटिंग राइट है, और वोटिंग राइट होता है सिर्फ शेयर होल्डर के पास। तो फिर डिबेंचर होल्डर डायरेक्टर कैसे बन सकता है जब नहीं उसके ना, पास मैं बैठने का बताता अधिकार नहीं? नहीं ना, मैं बताता हूँ। जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो चॉइस करते हैं कि किस पर्सन को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनाया जाए, वो चॉइस करते हैं। जितने भी नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स है वो वोटिंग करते हैं। जी। और जो एजीएम में जो डायरेक्टर बनते हैं वो बाहरी आदमी होते हैं, सो वो शेयर बाहरी होल्डर हो भी सकते हैं, नहीं हो सकते। हाँ, वो किसी को भी मतलब अपॉइंट कर सकते डिवेंचर, हैं। हाँ, मैं ये बताना चाहता हूँ कि डिवेंचर होल्डर को ये पावर नहीं होता है कि वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को डिसाइड करे, उसके पास वो अधिकार नहीं होती है, वो शेयर होल्डर्स के पास ही होते हैं। ठीक है, आई तो वो बात समझ बाहर में? के आदमी को अपॉइंट कर सकते हैं, किसी को भी अपॉइंट कर ले वो। हाँ हाँ, पर जिसमें ये पर क्वालिफिकेशन बहु- होगी। पर बहुमत होना चाहिए उनके पास। हाँ हाँ, ठीक है सर। 200 से मल्टीपल, देखिए नंबर ऑफ शेयर अनमोल हमने 200 परचेज किया है तो इसलिए 200 से मल्टीपल किए जाए। यहाँ पे देखिए 200 शेयर है ना, एक शेयर का प्राइस 500 था, तो कंपनी ने ऐसे अलॉटमेंट में पैसा मांगा। आए बात समझ में मोनू? ये क्यों चेक की जाती है, यदि आप डिफॉल्टर होंगे तो दिक्कत हो जाएगा। एक कंपनी के डायरेक्टर्स के अच्छा लिए कितना क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, देख रहे हैं ना, क्योंकि अच्छा। पूरा कंपनी उसी के हाथ में होता है। देखिए, शेयर का प्राइस 500 है, एक शेयर का प्राइस 500, लेकिन कंपनी ने एप्लीकेशन मनी में जो डाउन पेमेंट होता है उसमें कंपनी ने केवल 200 ही मांगा था, तो इसलिए यहाँ पे 200 से मल्टीपल किया गया, 200 शेयर के 200 के हिसाब से। 500 उसकी प्राइस है तो प्राइस कैसे देना है, पेमेंट कैसे करनी है, पहले 200, उसके बाद 150, उसके बाद 100, उसके बाद 50, ये इंस्टॉलमेंट सुविधा है, इसलिए हमने 200 से फर्स्ट वाले को मल्टीपल किया, उसके बाद सेकंड वाले को 150 से। चलिए,
तो ये समझाने का बस मेन मकसद यही था कि जो कॉल मनी फाइनल कॉल हो या फर्स्ट कॉल हो, यदि नहीं पेमेंट हो पाती है द डेट 6 मंथ आफ्टर द डेट ऑफ पेमेंट, तो उस केस में उस पर्सन को डिस्क्वालीफाई किया जाएगा। इस बीच में यदि मोनू ने पैसा पेड करेगा तो उसको डिस्क्वालीफाई नहीं माना जाएगा, समझ रहे हैं ना, 6 मंथ तक। उसके बाद यदि पेमेंट कर रहा है या पेमेंट नहीं कर रहा है उसके बाद 6 मंथ के बाद, वो डिस्क्वालीफाई माना जाएगा। सर कंपनी शेयर जब्त कर लेती है, फॉरफिटेड कर लेती है, अगर आप इंस्टॉलमेंट नहीं दोगे तो जब्त कर लेगी। अब जब्त नहीं करोगे तो फिर आप डायरेक्टर बन ही नहीं सकते हो। चलिए, बहुत अच्छी बात है। यहाँ यहीं यहीं पे होती है। बताइए, कुछ पता है फॉर फीचर के बारे में? फॉर फीचर ऑफ शेयर क्या होता जब्त करना सर, घर को कंपनी शेयर को जब्त कर घर लेना। को कंपनी को सब करने को बाद में कंपनी को सब करने को कंपनी को पैसा नहीं मिलता है। अगर पैसा नहीं मिलता है तो कंपनी को सब करने को भूखे करता है और वही कंपनी वहाँ कपूंगा वो कपूंगा कब कब का घर कब का घर ओपन कब का घर है? ओपन करेगा ठीक है उधर, ठीक है उज्जवल, वो बहुत अच्छा। करते हैं काम ठीक ठीक, हाँ, ठीक है उज्जवल। गुरमीत, आप कुछ बताना चाहते हैं, बताइए। सर फॉर वो फीचर ऑफ बता, शेयर का। फॉरफिटेड ऑफ शेयर ये होता है कि मतलब कंपनी का अगर हम इंस्टॉलमेंट पे नहीं करते हैं तो कंपनी हमारे जब्त कर लेगी शेयर। तो जब्त करने को ही फॉरफिटेड ऑफ शेयर बोलते इस केस में देखिए, मोनू ने फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल का पैसा नहीं पेड किया, तो जितने भी शेयर है मोनू के पास, ठीक है, मोनू ने 200 शेयर परचेज किया था, तो 200 शेयर को जब्त की जाएगी, फॉरफीचर की जाएगी, उसको फिर से री इशू की जाएगी एट द सेम प्राइस पे। आपने देखा होगा कि आप जब तक लास्ट डाउन पेमेंट नहीं करते हैं हायर परचेज सिस्टम में, तब तक आप उस एसेट का ऑनर नहीं होते हैं। आप हैं। एग्जांपल ले लीजिए, यदि आप बाइक या कार परचेज कर रहे हैं, आप लास्ट इंस्टॉलमेंट नहीं पेड कर रहे हैं, तब तक आप उसका ऑनर नहीं होंगे, पता है ना ये? जी सर। तो सर ऐसे ही, हाँ, ऐसे ही कंपनी का जब तक आप लास्ट फाइनल मनी पेमेंट नहीं करेंगे तब तक उसका ऑनर नहीं होंगे। और इस केस में कंपनी आपसे शेयर ले लेगी और आपके शेयर को फिर से री इशू करके पब्लिक में बेच देगी। तो ये जो प्रोसेस होती है, फॉर फीचर एंड री इशू ऑफ शेयर मार्केट। तो सर पेनल्टी भी तो चार्ज करती होगी कुछ, ये पैसे वापस करती है वो? क्या बोले? सर मैं कहना चाह रहा हूँ जैसे मैंने फर्स्ट कॉल नहीं दी है ना, लेकिन एप्लीकेशन की मनी दे दी मैंने, अलॉटमेंट की मनी दे दी, तो क्या सर कंपनी वापस करेगी पैसे हमारे? नहीं, वापिस नहीं करती है कंपनी पैसे। वापस नहीं करती? नहीं। सर अगर जैसे किसी ने मान लो कि किसी ने 1 लाख रुपए एप्लीकेशन और अलॉटमेंट में 1 लाख रुपए की मनी दे दी, और वो किसी कारणवश फर्स्ट कॉल नहीं दे पाया, या फिर वो आगे को इस शेयर को नहीं मतलब नहीं कंटिन्यू करना चाहता, तो क्या सर कंपनी एक का 1 लाख रुपए उसका रख लेगी? ऐसे तो सर वो बहुत लॉस हो जाएगा। फॉर फीचर कर लेती है कंपनी उस शेयर। तो सर फोर्स फीचर करने के बाद पैसे तो लौटाने चाहिए ना, कुछ पेनल्टी काट ले, अगर नहीं खरीद रहा है तो पेनल्टी ले ले, अगर वो अलग वो मनी नहीं दे रहा तो सर वो तो उसके सारे के पैसे पैसे रख दिए। लेकिन इसमें भी बहुत सा कंडीशन होता है। जैसे आपने दो मनी नहीं पेमेंट किया, तो आप क्या करेंगे कि आप अपने प्राइवेट माध्यम से उस शेयर को किसी दूसरे को सेल कर देंगे। जैसे आपने जी। नहीं पेमेंट कर पा रहे फाइनल कॉल का मनी, अब मोनू को बोल देंगे, मोनू पेमेंट कर देगा, मोनू वो शेयर उसमें से ले लेगा, कुछ प्रॉफिट हो जाएगी, वो अलग बात होती है। लेकिन कंपनी आपको वापिस नहीं करेगी पैसा। अच्छा अच्छा। आपके पास पैसा नहीं था तो आप परचेज क्यों किए शेयर? अच्छा, हाँ, फिर ठीक है। तो यहाँ पे मैं ये जो एक्सेल में बताया, बस इस पॉइंट के लिए मैं आपको समझाया कि डिस्क्वालिफिकेशन के लिए क्या प्रोसेस है। यहाँ पे देखिए, he has not paid any calls in respect of any share of company held by him
समझ रहे हैं ना। कब तक? 6 मंथ स्कैप कर गया है, लास्ट डे फिक्स फॉर द पेमेंट ऑफ द कॉल मनी। कॉल मनी का जो डेट था उसके 6 मंथ के बाद भी आप यदि पैसा पेड नहीं कर रहे हैं कॉल मनी का, तो आप एज ए डिस्क्वालीफाई होंगे फॉर अपॉइंटमेंट एज ए डायरेक्टर इन एनी कंपनी। हाँ, और ये भी एक सबसे बड़ी पॉइंट है, ये भी आपको समझना है। कोई ऐसा पर्सन रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन करते हुए किसी कंपनी में पकड़ा गया है, रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन, कोई भी पर्सन किसी कंपनी में रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन करते हुए पकड़ा गया है, तो ऐसे पर्सन को भी कंपनी एक्ट में अलाउ नहीं करता है एज ए डायरेक्टर। सर रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन समझ में नहीं आया, मतलब ये क्या होता है? वो नेम से पता चल रहा है, मैं यहाँ समझा दूं। सर वो दोनों संबंधित सर, संबंधित। देखिए, ये आप समझिए सही से। यहाँ पे एबीसी लिमिटेड है, ठीक है, और इसका एक एसोसिएट कंपनी है। एसोसिएट कंपनी मीन्स उस कंपनी में एबीसी ने यहाँ पे एक स्वाई कहा कंपनी कहा कंपनी है, ये के साथ सर। सॉरी, ये एसोसिएट कंपनी कंपनी या होल्डिंग सब्सिडरी कंपनी ऑफ Yes, sir. एबीसी लिमिटेड। तो दिस इज, ये जो दोनों पार्टी है ये आपस में रिलेटेड पार्टी होंगे। यहाँ पे देखिए एबीसी एक लिमिटेड है और एक्स वाई जेड जो है एसोसिएट कंपनी है एबीसी का, या उसका होल्डिंग सो ये सब्सिडरी कंपनी है। अब आप देखिए, आप बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है, आपका मोनू फ्रेंड है, तो कोई भी गुड्स का दाम 100 रुपया है, तो मोनू को आप देखेंगे हम उसको 90 में सेल करें या 80 में सेल करें, है ना। लेकिन कोई दूसरा पर्सन होगा, जैसे हम अननोन पर्सन है मार्केट में, तो आप हमें वो जो 100 रुपया का गुड्स है वो हमें मोनू को जितना आप दे रहे हैं उतना में हमें नहीं देंगे आप। बात समझिए, आप हमें वो 80 या 50 या 60 में नहीं देंगे, अधिक से अधिक आप हमें 1-2% डिस्काउंट दे देंगे, जो आपकी बिजनेस की पॉलिसी है। तो यहाँ पे जो आपने सेल किया है मोनू के साथ, ये आपका रिलेटेड पार्टी होगी। ठीक है सर। ठीक? हाँ, ऐसा कंपनी इसलिए करती है ताकि वो एक्सपेंस ज्यादा से ज्यादा बुक करके प्रॉफिट को कम किया जाए और गवर्नमेंट को कम टैक्स पेड किया जाए। जब हम लोग पढ़ेंगे फॉरेन टैक्सेशन जो होती है उसमें कैसे ये काम किया जाता है, डबल टैक्सेशन एग्रीमेंट के तहत। आपका कोई कंपनी यदि बाहर है, आउटसाइड इंडिया है, तो आप क्या करेंगे कि अधिक से अधिक हम अपने इंडिया वाले कंपनी में एक्सपेंस बुक करके इंडिया में कम प्रॉफिट दिखाए, और आप अपनी कंपनी का प्रॉफिट आप आउटसाइड इंडिया सेंड करेंगे ताकि उस पर कम से कम टैक्स लगे। इस टाइप की जो एक्टिविटी होता है उसे रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन बोली जाती है। यदि ये करते हुए आप पकड़े गए, है ना, कोर्ट ने आपको या कोई भी एक्टिविटी आपका पकड़ा गया, तो विंडो अगले ड्रेसिंग। 5 साल के लिए आप उस कंपनी में डायरेक्टर्स या किसी भी कंपनी में डायरेक्टर्स नहीं बन सकते हैं। हाँ बताइए। सर विंडो ड्रेसिंग बोलते हैं ना इसको, विंडो ड्रेसिंग। क्या बोले? विंडो ड्रेसिंग। विंडो ड्रेसिंग? ड्रेसिंग अकाउंट को बढ़ा चढ़ा के दिखाना या फिर कम करके हाँ दिखाना। हाँ हाँ, मेन हमारा उसका मोटो। देखिए, मैं एक, अब जब ये बात चल ही रही है तो मैं छोटा सा एग्जाम्पल दे देता हूँ। फ्लिपकार्ट का आपने सभी नाम सुना है। फ्लिपकार्ट जी। इंडियन कंपनी था पहले, इंडिया में ही उसका हेड ऑफिस था, रजिस्टर्ड ऑफिस यहाँ का ही था, वो डोमेस्टिक कंपनी थी। तो जितना उसका प्रॉफिट होता उस पे मान लीजिए 30% से वो गवर्नमेंट को टैक्स देता।
बट अभी वो आउटसाइड इंडिया अपना रजिस्टर्ड ऑफिस को शिफ्ट किया है, शायद सिंगापुर या दो ऐसे ही कहीं पे किया है शिफ्ट। तो वहां पे सिंगापुर में क्या है, काफी लो टैक्स है, या तो 5% 2% या टैक्स है ही नहीं। तो फ्लिपकार्ट क्या करेगा, इंडिया में कम से कम प्रॉफिट दिखाएगा और ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट वो शिफ्ट करेगा सिंगापुर में। वो कम से कम प्रॉफिट दिखाने के लिए क्या करेगा, अपने प्रॉफिट लॉस में वो एक्सपेंस को बहुत ज्यादा दिखाएगा। कहीं से गुड्स परचेज किया, उसकी रेट काफी हाई दिखाएगी और सेल वैल्यू वो इंडिया में कम दिखाएगा, है ना। कहीं से लोन लिया है तो उसको वो ज्यादा दिखाएगा कि हमने लोन लिया है तो इतना परसेंट हमको इंटरेस्ट देना पड़ रहा है हमको। तो ये सब दिखा करके मतलब अपना एक्सपेंस हाई से हाई करके प्रॉफिट को कम करेगा, ताकि इंडिया में उसको कम टैक्स देना पड़े। तो ये जो एक्टिविटी होती है, यही आपका रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन टाइप की हो गई, टैक्स की चोरी करना। जी तो ऐसे करते हुए यदि आप पकड़े गए हैं तो आप किसी भी कंपनी में अगले 5 साल के लिए डायरेक्टर्स नहीं बनेंगे। आई बात समझ में? ठीक है सर। तो हूँ का कौन है का? क्या बोले मोनू? मोनू बोले उज्जवल। हूँ का कौन है का? नहीं नहीं आया सही से, आप चैट बॉक्स में डाल दीजिए, चैट बॉक्स में डालिए। तो यहाँ पे 5 साल के लिए, अगले 5 साल के लिए वो कंपनी का डायरेक्टर नहीं बन सकता है। और उसके बाद यदि उसके पास DIN नंबर नहीं है तभी वो डायरेक्टर्स नहीं बन सकता है। सर ये DIN कोई डिग्री है क्या? ये MCA पोर्टल से मिलता है ना, वो चेक किया जाता है, MCA चेक करता है कि किस पर्सन को DIN नंबर दिया जाए या नहीं। यही क्वालिफिकेशन वो सब चेक करता है, उसका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, सिविल रिकॉर्ड क्या है, उसने कोई बैंक तो है नहीं, ऐसा कर। जी का फ्लिपकार्ट हूँ फ्लिपकार्ट का डायरेक्टर कौन है? देखिए, डायरेक्टर तो कंपनी है, वो पब्लिक कंपनी है तो 15 हो सकता है। चेयरमैन कोई एक हो सकता है, मैनेजिंग डायरेक्टर एक हो सकता है। तो जिसने उस कंपनी को बनाया है वो उसका चेयरमैन होगा। सर, टाइम पीरियड कितना होता है वो सर डायरेक्टर का? हाँ, आप यदि देखना है किसी कंपनी तो आप टाइप करेंगे CEO ऑफ दैट कंपनी, तो वो दिखाएगा कि किसने उस कंपनी का फॉर्मेशन किया है। आप टैक्स सर फॉर वेल्थ का देखेंगे तो हिमांशु सर कंपनी के CEO है। जी हाँ बताइए। सर, इसका टाइम पीरियड कितना होता है, वैलिडिटी कितनी होती है डायरेक्टर की? डायरेक्टर्स का, हाँ जी हाँ मैंने आपको बताया ना कि आप कोई भी कंपनी में 21 साल से 17 साल के बीच में डायरेक्टर बन सकते हैं। आप सर। अपॉइंटमेंट हो गए तो हर एक साल में उस कंपनी में रोटेशनल वे में मूव होती है। ठीक आप एक साल गैप हो गए, फिर दूसरे कंपनी में चले गए, या फिर दूसरे कंपनी से इस कंपनी में आ गए। आपकी एज लिमिट 21 से 17 साल के बीच की होती है। तो बनते 1 साल के लिए ही हैं बस? हाँ हाँ, ठीक। जो होल टाइम होते हैं या फुल टाइम के लिए होते हैं वो एज ए लॉन्ग टाइम के लिए होते हैं कंपनी में। ठीक, ये 1 साल के लिए लेकिन होते हैं। बाकी जो होते हैं वो रोटेशनल होते रहते हैं। हाँ ठीक है, तो ठीक ये सब कुछ डिस्क्वालिफिकेशन है कि आप उस कंपनी का एम्प्लॉई, सॉरी, आप उस कंपनी का डायरेक्टर नहीं बन सकते हैं। डायरेक्टर, जितने भी आप याद रखेंगे बहुत ज्यादा है कंडीशन। नो पर्सन हु इज हैव बीन डायरेक्टर ऑफ द कंपनी हैव फॉर द पीरियड ऑफ 3 years। और भी है ना, कोई पर्सन डायरेक्टर्स नहीं बन सकता है किसी कंपनी का यदि उसने अपना एनुअल रिटर्न, जो उसका रिटर्न होता है, जैसे गुरमीत अपना फाइलिंग करेगा ना, ITR फाइल करेगा ना, तो यदि गुरमीत ने 3 साल तक अपना ITR फाइल नहीं किया है, एनुअल रिटर्न फाइल नहीं किया है, तो वो उस कंपनी या वो किसी भी कंपनी में डायरेक्टर्स नहीं बन सकता।
3 साल तक, यदि वो फाइल नहीं कर पा रहा है। सेकेंड है, वो कहीं से लोन लिया है, किसी बैंक से लोन लिया है और उस लोन को वो ड्यू पेमेंट नहीं कर पा रहा है, इंटरेस्ट पेमेंट नहीं हो पा रही है, तो उस केस में भी वो डिस्क्वालीफाई माना जाएगा। जैसे हर एक चीज चेक की जाती है, सिविल से लेकर के डायरेक्टर तक हर एक चीज चेक की जाती है, तब आपको डायरेक्टर बनाया जाता है। ये सब कुछ कंडीशन है, ठीक है। तो अभी जो मैंने आपको टाइप्स ऑफ डायरेक्टर्स बताया, उसके बाद डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स बताया, उसको आपने यदि नोट डाउन किया है तो बहुत अच्छी बात है ना। उसको आप देखिए, समझिए। और आज की क्लास में अभी तक किसी को कोई कंफ्यूजन? नो सर। ठीक, तो आज के लिए इतना ही।